हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का इस प्रैक्टिस सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। तो आयनिक इक्विलिब्रियम का ये टॉपिक है, जैसे कि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स और बेसिस की बात करेंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड्स कौन होते हैं? जो एक से ज़्यादा H+ दे सकते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया, H2S हो गया, H3PO4 हो गया। इस टाइप के एसिड जो एक से ज़्यादा H+ को दे सकते हैं उन्हें बोलते हैं हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स। तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है ये कि व्हाट आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, H2C2O4, HC2O4 नेगेटिव एंड C2O4 2 नेगेटिव इन अ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड हमें पता है H2C2O4 होता है, जिसमें कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं, यानी कि 2H+ ये डोनेट कर सकता है। डाइबेसिक ये एसिड हमारा होता है, ये हमारा डाइबेसिक एसिड होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये इस टाइप का होता है, 2H+ ये डोनेट कर सकता है, यानी कि ये डाइबेसिक एसिड आपका डाइप्रोटिक एसिड की कैटेगरी में ये आता है। सिमिलरली लाइक H2S। ठीक है, तो 2H+ ये दे सकता है। कुल मिला के बात ये है, अब 2H+ दे सकता है, लेकिन क्या एक साथ दे देगा? नहीं। आपका H+ कैसे दे देगा? एक एक करके H+ देगा। ठीक, तो एक एक करके H+ देगा, तो पहले H+ दे देगा, कन्वर्ट हो जाएगा HC2O4 नेगेटिव में। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोल देंगे? K1 बोल देंगे। फिर अगेन एक और H+ देगा, HC2O4 नेगेटिव, एक और H+ देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा आपका C2O4 2 नेगेटिव आयन में। ठीक है, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Ka2 बोल देंगे, जो कि 10 की पावर -5 दिया हुआ है। Ka1 हमें 10 की पावर -2 दिया हुआ है। हमें पता है कि Ka1 की वैल्यू ज़्यादा होती है Ka2 से, और वो ऑब्वियस बात भी है, और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ भी आ रही है कि Ka1 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है Ka2 से। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रल कोई सब्सटेंस है तो उससे कोई पॉजिटिव चीज़ निकालना आसान है, कि अगर हम न्यूट्रल सब्सटेंस है इससे हम H+ निकालना आसान है, इन कंपैरिजन टू कोई आपका नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है उससे H+ निकालना मुश्किल है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है। तो H+ को अपने पास रखना चाहेगी, H+ को दूर जाना नहीं चाहेगी। इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज निकालना इसलिए मुश्किल भी है, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज आप देखो तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके रखेगा, अपने पास रखेगा H+ को। H+ छोड़ना आसानी से नहीं चाहेगा। इसी वजह से Ka2 की वैल्यू जनरली कम होती है आपकी Ka1 से, और इनफैक्ट काफ़ी कम होती है हर केस में। कोई भी आप पॉलीप्रोटिक एसिड ले लो, Ka1 की वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा होगी Ka2 से। और अगर सपोज ये H3PO4 टाइप का एसिड होता तो Ka1 की वैल्यू ज़्यादा होती Ka2 से, एंड Ka2 की वैल्यू ज़्यादा होती Ka3 से। सिंपल बात है, क्योंकि आपका Ka2 और Ka3 में क्या आता है, जब दो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो दो नेगेटिव चार्ज से H+ निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से Ka3 की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में भी पूछा जाता है आपका, गिव रीजन करके कि Ka1 Ka2 से ज़्यादा क्यों होता है, और आपका MCQs के फॉर्म में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम करा जा सकता है। तो इसको ज़रूर मेक श्योर कीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, तो ये बात हो गई। वापस आते हैं हम अपना क्वेश्चन पे। तो एक एक करके H+ ऑक्सैलिक एसिड हमारा देगा, 2H+ दे सकता है। Ka1 की वैल्यू पता है, Ka2 की वैल्यू पता है। अब इनिशियली सपोज हमारी कंसंट्रेशन थी ऑक्सैलिक एसिड की C, जो कि हमें दी हुई है 0.1 मोलर। ठीक है, तो हमें वैसे तो C दिया हुआ है 0.1 मोलर, लेकिन हम फिलहाल मान लेते हैं कि इनिशियली आपकी ऑक्सैलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन C थी, बाकी ये नहीं था। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, आपका C में से कुछ X टूटा। ठीक है, क्योंकि आपका वीक एसिड है, Ka1 दिया हुआ है, तो कंप्लीटली कंज्यूम तो नहीं होगा, कुछ पार्शियल कंजम्पशन होगा। तो C में से कुछ X कंज्यूम हुआ, रिमेनिंग कितना था? C - X। तो कंज्यूम्ड अमाउंट, जो कि X आपका कंज्यूम्ड अमाउंट है ऑक्सैलिक एसिड का, उस पर आप क्या स्टोइक्योमेट्री लगाओगे, और HC2O4 नेगेटिव H+ कितना बन जाएगा आपका? XX बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। X कंज्यूम हुआ है तो XX बन जाएगा, क्योंकि स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सारे 1 ही हैं। ठीक बात। अब हमारा क्या होगा, अब HC2O4 नेगेटिव हमारा ये जो है, ये स्पीशीज जो है, ये एक और H+ आपका छोड़ेगी, एक और H+ को डोनेट करेगी। ठीक, तो X में से क्या होगा, अल्टीमेटली कुछ Y कंज्यूम होगा। ठीक है, X में से हमने मान लिया कि कुछ Y कंज्यूम हुआ, तो X - Y। पहली बात तो ये रिएक्शन आपकी एक ही बर्तन में हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अलग अलग कंटेनर की रिएक्शन है। तो जो HC2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही यहाँ भी होगी। तो अगर आपका यहाँ पे भी कंज्यूम होगा तो यहाँ पे भी कंज्यूम होगा, वो एक ही बात है, क्योंकि
H2O4 नेगेटिव तो एक ही है ना, बर्तन में H2O4 नेगेटिव तो एक ही है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन एक बर्तन में तो एक ही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि इस रिएक्शन के लिए x हो जाएगी, इस रिएक्शन के लिए x माइनस वाई हो जाएगी। तो अगर आपका x ये प्रोड्यूस हुआ पहली वाली रिएक्शन से, तो y यहाँ पे कंज्यूम हो गया, तो आपकी जो नेट H2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कहलाएगी, x माइनस वाई कहलाएगी। ठीक है, अब जब x माइनस वाई आपका इक्विलिब्रियम पे बचा तो ये आपका क्या y बन जाएगा C2O4 नेगेटिव, और आपका एच आयन कितना बन जाएगा, y बन जाएगा। ठीक है, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी इस रिएक्शन से, y, और ऊपर वाली रिएक्शन से कितनी आई थी आपकी, x आई थी, तो टोटल एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, x प्लस y आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि अगेन ये रिएक्शन आपकी सेम कंटेनर में चल रही है, और सेम कंटेनर में दो रिएक्शन हो रही है, एक से एच आयन आपका x प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरे से एच आयन y प्रोड्यूस हो रहा है, तो एच आयन की टोटल नेट कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी दोनों ही केसेस में, क्योंकि ये रिएक्शन सेम कंटेनर में हो रही है। तो एक आयन का एक ही कॉन्सेंट्रेशन होगी, अगर रिएक्शन चाहे कितनी भी नंबर में हो रही हो, लेकिन अगर सेम कंटेनर में तो एक आयन की एक ही कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक बात। दूसरी बात अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो दोनों रिएक्शन है इक्विलिब्रियम जब अचीव करेंगी तो वो साइमल्टेनियसली करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि पहली वाली रिएक्शन होगी देन सेकंड वाली रिएक्शन होगी। वो तो हम लिखते ऐसे हैं कि आपका सी में से x कंज्यूम हुआ तो ये x बन गया, ठीक है, फिर ये x में से y कंज्यूम हुआ तो इधर भी y कंज्यूम हो जाएगा, और ये y बन गया, अल्टीमेटली x प्लस वाई आपका एच आयन बन गया। तो लिखने में ऐसे लिखते हैं, लेकिन दोनों ही इक्विलिब्रियम ये साइमल्टेनियसली अचीव करेंगे। ठीक है, तो अपने को ये बात समझ में आ गई। अब अगर अपने को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया तो आगे का काम अपना बहुत आसान है। अब ये बात तो मैंने आपको बता ही दी थी कि K1 बहुत ज़्यादा है K2 से, तो आपका X जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा Y से। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक, क्योंकि K1 बहुत ज़्यादा है, K2 से आपका 10 की पावर -2 और 10 की पावर -5 में कितना 1000 गुने का अंतर है, तो K1 1000 टाइम ज़्यादा है K2 से, तो X आपका बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू y। ठीक है, क्योंकि आपका जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा आपका ऊपर वाले का ज़्यादा होगा, नीचे वाले का कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, आपका जो H2C2O4 है वो आपका ज़्यादा डिसोसिएट करेगा, ज़्यादा एच आयन देगा इन कंपैरिजन टू HC2O4 नेगेटिव। तो एच आयन कौन ज़्यादा देगा, आपका पहली वाली रिएक्शन से एच आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड वाली रिएक्शन। और सेकंड वाली रिएक्शन से क्यों कम प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वही नेगेटिव चार्ज स्पीशीज से एच आयन निकालना मुश्किल है, वो मुश्किल से एच आयन डोनेट करेगा, तो एच आयन कम अमाउंट में देगा। यानी कि दूसरी वाली रिएक्शन से जो एच आयन मिल रहा है वो है y, और पहली वाली रिएक्शन से जो एच आयन मिल रहा है वो x, और क्योंकि K1 K2 से ज़्यादा इसलिए x बहुत ज़्यादा है आपका y से। तो हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं कि x प्लस वाई को हम अप्रॉक्सीमेटली x लिख सकते हैं, और x माइनस वाई को अप्रॉक्सीमेटली भी हम x लिख सकते हैं, क्योंकि आपका x बहुत ज़्यादा है y से। सपोज x है आपका 1 करोड़ और आपका y है 10 रुपये, तो 1 करोड़ में 10 रुपये ऐड करोगे तो आपका अभी भी 1 करोड़ 10 रुपये, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ ही है। और 1 करोड़ में से अगर आप 10 रुपये माइनस भी कर दोगे तब भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपये ही बचेंगे। तो आपका x प्लस वाई और x माइनस वाई आपका अप्रॉक्सीमेटली x हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल से भी आपको बात समझ में आ गई। अब K1 की बात करें तो K1 क्या होगा, K1 होगा HC2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय H2C2O4 की कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि x माइनस वाई की जगह हम x लिख देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई उसकी जगह भी हम x लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय आपका HC2O4 की कॉन्सेंट्रेशन जो कि हम C माइनस x लिख देंगे। तो यहाँ से K1 आ जाएगा x² माइनस x, और K2 को हम क्या लिख देंगे, K2 हो जाएगा हमारा C2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो कि y है, और मल्टीप्लाई बाय एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो कि x प्लस वाई है, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली x लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय HC2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो कि x माइनस वाई है, लेकिन अगेन उसे हम अप्रॉक्सीमेटली x लिख देंगे। x को मार देगा तो K2 आपका किसके बराबर आ जाएगा, आपका y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी क्या C माइनस एक्स को हम अप्रॉक्सीमेटली C लिख सकते हैं, और वो बात हम कब कर पाएंगे, जब हम अल्फ़ा चेक करें। भाई वीक एसिड के केस में याद है ना, अल्फ़ा चेक करते थे, तो अल्फ़ा कैसे चेक करते थे, √K1/C से करेंगे, क्योंकि हमें इसमें देखना है कि K1 वाली रिएक्शन में देखना है कि C माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली C लिख सकते हैं क्या। तो हम चेक करेंगे अल्फ़ा से, अल्फ़ा निकालेंगे √K1/C से, K1 की वैल्यू पुट करी, C की वैल्यू पुट करी, ये कितना आ गया 1/√10 आ गया। दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी √10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो
कितना बचेगा, √10/10 बचेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 10 अपने को याद होना चाहिए 3.16 होता है, तो 3.16/10 यानी कि 0.316, जो कि 0.05 से बड़ा आ गया। अब ये 0.05 से बड़ा आ गया तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपका अल्फा इस केस में नेग्लिजिबल नहीं है, यानी कि x/c आपका बहुत बहुत 1 से छोटा नहीं है, यानी कि x आपका बहुत बहुत c से छोटा नहीं है। आपका x और c कंपेरेबल है, x आपका नेग्लिजिबल नहीं है इन कंपैरिजन टू c, तो c माइनस एक्स को आप अप्रॉक्सीमेटली c नहीं लिख सकते, c1 नहीं c ही है, ठीक, c की बात हो रही है, ठीक। तो c माइनस एक्स को आप अप्रॉक्सीमेटली c नहीं लिख सकते क्योंकि अल्फा आपका इस केस में 0.05 से बड़ा आ रहा है, यानी कि वो नेग्लिजिबल नहीं है इन कंपैरिजन टू c, ठीक। c और x आपके कंपेरेबल मानोगे, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, k1 की वैल्यू दी हुई है 10⁻², आपका x तो आपको निकालना ही है, तो x स्क्वायर एज इट इज, कंसंट्रेशन की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1 मोलर, सोल्यूशन शुरू में ही बोला हुआ था, तो 0.1 माइनस एक्स हो जाएगा, इस यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो हमारा अल्टीमेटली आपका श्रीधराचार्य फॉर्मूला के पहले तो प्लस माइनस 2 रूट आएंगे, लेकिन आप नेगेटिव वाले को कंसिडर नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, बेसिकली x क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ही है, x और y ये सब क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, और इसी वजह से अगर आप माइनस वाला रूट भी कंसिडर कर लोगे तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करेंगे रूट, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका सिंप्लीफाई करके 41 × 10⁻⁴, 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट तो 10⁻2 हो जाएगा। 41 का स्क्वायर रूट अपने को निकालना आना चाहिए, और उसके लिए मैंने आपको एक बात पहले भी बता रखी है और आपको अब ये समझ में आना चाहिए कि हम स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे p क्या होता है, p वो नंबर होता है जिसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है, q वो नंबर है p के आसपास का जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, तो निकालना 41 का है, और इसके आसपास का नंबर जिसका स्क्वायर रूट पता हो वो है 36, ठीक है। तो 36 q हो गया और p हो गया 41, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, p माइनस क्यू अपॉन 2 रूट क्यू, ठीक है। रूट क्यू कितना हो गया 6 हो गया, 41 माइनस 6 हो गया 5 अपॉन में 2 रूट क्यू अगेन 6 हो गया, 2 × 6 12 हो गया। सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 77/12, यानी कि 6.416 आपका रूट 41 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 41, और एग्जैक्ट भी अगर आप निकालते तो आता 6.403, लेकिन आपका इतना अप्रॉक्सीमेट से आपका आंसर में बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41 की वैल्यू अगर आप यहाँ डाल दोगे तो आपका अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻² माइनस 10⁻², ठीक है, प्लस 6.416 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2.708 इंटू 10⁻², और y की वैल्यू जो कि k2 के बराबर थी वो हमने निकाल ही ली थी कि कितनी आई थी, y की वैल्यू k2 के बराबर, और k2 की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में जो कि आई है 10⁻5, ठीक। तो x और y पता लग गया, तो हम एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोल देंगे, आपकी एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन बताओ क्या है, एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो x प्लस वाई, लेकिन क्योंकि ये बात हम कर चुके हैं कि k1 k2 से बहुत बड़ा है तो x प्लस वाई को हम अप्रॉक्सीमेटली x लिख सकते हैं, तो एचाइन की कंसंट्रेशन आपकी अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक। और x की वैल्यू आपको ये पता है, आप सब्सटीट्यूट करोगे आपकी एचाइन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.02708 मोलर। सिमिलरली H2C2O4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C माइनस एक्स है, C की वैल्यू 0.1 मोलर है, x की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करोगे तो आपकी H2C2O4 यानी कि ऑक्सैलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.07292 मोलर। अगर आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन होती, ठीक, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू गिवन होती तो आपका आंसर आता, जो कि एग्जैक्ट आता 0.027015 और आता 0.072985 मोलर रिस्पेक्टिवली आपकी कॉन्सेंट्रेशन आती एचाइन की और साथ ही साथ ऑक्सैलिक एसिड की। लेकिन आप देख रहे हो कि जो हमने इस शॉर्ट ट्रिक से एक तरीके से हमने स्क्वायर रूट निकाला, इससे आंसर में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं आ गया। अप टू आपका 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो आंसर मैच कर रहा है, और जो कि एक अच्छा नंबर है। अप टू 2 या 3 तक भी कर जाता है तो हम मानते हैं कि बहुत ही आपका आंसर एकदम अप्रॉक्सीमेटली क्या एग्जैक्ट ही आ गया एक तरीके से। और यहाँ तो कितना 4 डेसिमल प्लेसेस तक कर रहा है, और यहाँ भी आपका 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर रहा है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर रहा है, तो बहुत ही आपका अच्छा आंसर है, आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर है। बिल्कुल भी परेशान होने की कोई बात नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इतना अप्रोक्सीमेशन वो इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक बात। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। पॉलीप्रोटिक एसिड्स का जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आप अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान दें, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये ध्यान दें कि दोनों ही
दोनों तीनों जितनी भी रिएक्शन होंगी वो साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम को अचीव करेंगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो भी कॉमन आयंस होंगे, जैसे कि एच आयन आपके कॉमन है या फिर H2C2O4 नेगेटिव इसमें कॉमन है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन चाहे कोई भी रिएक्शन हो, एक कंटेनर में क्योंकि सारी रिएक्शन हो रही है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन एक कंटेनर में हो रही है तो आपकी इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ही होगी फॉर एवरी रिएक्शन। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम टाइम पे सेम ही होगी इन केस ऑफ एवरी रिएक्शन, क्योंकि एक आयन की एक बर्तन में एक ही कॉन्सेंट्रेशन होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक बात, तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। दो बात यही है कि इक्विलिब्रियम वाली और कॉन्सेंट्रेशन वाली, अगर अपने को ये पता है, और तीसरी बात ये पता है कि K1 K2 से बहुत बड़ा होता है तो अप्रॉक्सीमेशन लगाना आना चाहिए। बस ये वाला अप्रॉक्सीमेशन लगाना आ गया तो तीन चीज़ें आपको अगर पता है कि पहली बात आपको कॉन्सेंट्रेशन की बात पता है कि कॉमन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे देखते हैं, दूसरी बात आपको इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियसली अचीव होगा, तीसरा K1 K2 से बहुत बड़ा है तो अप्रॉक्सीमेशन कैसे लगाते हैं, ये तीन बात पता है तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स और बेसिस का क्वेश्चन आप बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये तीन बातों का अवश्य ध्यान रखना, इनको नोट करना, इम्बाइब करना और रेगुलर रूप से रिवीजन करना बिफोर एनी टेस्ट या जब भी आप रिवाइज करो, स्पेशल रिवीजन जो भी करते होगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक, और साथ ही में अच्छा हमें यहाँ पे C2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन भी निकालनी थी, तो C2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कैसे आ जाएगी। C2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं है आपकी, क्या हो जाएगी, Y हो जाएगी, इसमें तो कोई अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं है। तो C2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन Y हो गई, Y K2 के बराबर है, यानी कि अल्टीमेटली C2O4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁵ मोलर, और इसमें तो कोई अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं लगा है तो आपका एग्जैक्ट आंसर भी 10⁻⁵ मोलर ही है, और आपने जो सॉल्व करके आया वो भी 10⁻⁵ मोलर ही आया है, तो इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई व्हाट आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ HSO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव एंड H2SO4 इन 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमें उसने दो रिएक्शन दी हुई हैं कि पहला H+ जो है वो आपका स्ट्रांगली दे रहा है और दूसरा जो H+ है उसका हमें Ka की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो भाई अपने को तो ये पता है कि H2SO4 जब अभी भी अब तक जितने भी सोल्यूशन हमने दिया H2SO4 को स्ट्रॉन्ग एसिड मान के हम डायरेक्टली उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल देते थे। हमने तो कभी नहीं करा कि आपका कि H2SO4 है आपका 0.2 मोलर है तो उसकी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, आपकी 0.4 मोलर हो जाएगी, क्योंकि एक H2SO4 दो एच आयन देता है तो आपका H2SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी डबल कॉन्सेंट्रेशन के आपके एच आयन होंगे, यानी कि 0.4 मोलर आपकी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो अब भाई ये इसने K1 K2 क्या दे दिया है सब, तो आपको ये बात ध्यान से समझनी होगी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी, कि जो भी हम ये बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन आते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आते हैं और सभी टाइप के सॉल्ट्स आते हैं, हम इनको बोल देते हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। लेकिन अगर आप NCERT भी ध्यान से पढ़ो और अगर आपको किसी अच्छे टीचर ने बताया होगा तो आपको यही बताया होगा कि इनका जो डिसोसिएशन होता है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली होता है। स्ट्रॉन्ग जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसोसिएट कर जाते हैं कंप्लीटली, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीटली करते हैं। ऐसा नहीं कि इनका 100% डिसोसिएशन होता है, इनका अल्फा 1 नहीं होता है, टेंडिंग टू 1 होता है। तो इनके K1 K2 की भी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर हम खासतौर पे K1 की बात करें उनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बाय डिफ़ॉल्ट यही मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब भी K1 और K2 की वैल्यू ना दी हो जब तक, तब तक आप इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने, और जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन के आप pH एनालिसिस करते थे उसी तरीके से करें। लेकिन कभी भी K1 K2 की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए या K2 या Kb की वैल्यू कभी भी दे दी जाए, तो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस ही क्यों ना हो, आप उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे। जैसे कि आप वीक एसिड का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वीक बेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अगर कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपका उसमें दे दिया आपको जिसका K भी दे दिया, तो आप उसको हमेशा वीक एसिड की तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझिए। और दूसरी बात जो कि असर्शन रीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट करते हैं, यानी कि इनका अल्फा टेंडिंग टू 1 होता है। ठीक है, तब H2SO4 H+ देगा,
इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2H+ दे सकता है, डाइबेसिक एसिड है, एक एक करके देगा H+, बिल्कुल ठीक बात है, एक एक करके H+ दे देगा। तो पहला H+ दे देगा और HSO4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और HSO4 नेगेटिव अगेन एक H+ दे देगा और SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो उसने कह रहा है कि पहला वाला स्ट्रॉन्ग है, यानी कि K1 क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक, आपका K1 इसका क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, और उसने K1 की वैल्यू नहीं दिया और इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ट्रीट करा है। तो K1 क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसने क्वेश्चन में इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह इसे ट्रीट करा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, चाहता तो रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह भी ट्रीट करा सकता था एग्जामिनर, लेकिन फिर वो K1 की वैल्यू आपको देता, तब आप इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ट्रीट करते अगर उसने K1 की वैल्यू दी होती। अब इसने तो साफ यहाँ पे सिंगल एरो बना दिया, यूनिडायरेक्शनल एरो बना दिया, मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ट्रीट करा रहा है, तो आपको इसे इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ही मानना है। और रीज़न भी क्या है कि K1 इसका बहुत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर फिर बता रहा हूँ K1 दिया होता तो इरिवर्सिबल नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ही ट्रीट करते, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन हमें दी हुई है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन की, यानी कि हमें C दिया हुआ है, ठीक है, C दिया हुआ है जो कि है 0.2 मोलर। तो इनिशियली हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, C है, ठीक, ये नहीं था, ये नहीं था, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरह बोला हुआ है, तो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, आपके H और HSO4 नेगेटिव आपका C कॉन्सेंट्रेशन इनकी प्रोड्यूस हो जाएगी। 1:1 का रेशियो है इनका, तो अगर ये C मोलर था तो ये पूरा का पूरा खत्म हो गया इक्विलिब्रियम टाइम पे, तो आपका C मोलर बन गया, ये भी C मोलर, ये भी C मोलर बन गया, सिंपल बात। अब क्या होगा, अब आपका HSO4 नेगेटिव आपका फर्दर डिसोसिएट करेगा, तो आपका C में से क्या, कुछ सपोज Y कंज्यूम होगा, X मान सकते थे, मैंने Y मान लिया, तो C में से Y कंज्यूम होगा, तो यहाँ भी C में से Y कंज्यूम होगा, ठीक है, C में से Y कंज्यूम हुआ, C में से Y कंज्यूम हुआ, ये Y प्रोड्यूस हुआ, ये भी आपका Y प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, लेकिन C तो पहले से भी प्रेजेंट था, तो एक आयन का एक ही कॉन्सेंट्रेशन होगी। ऐसे तो नहीं कि पहली रिएक्शन के लिए H की कॉन्सेंट्रेशन होगी C, दूसरी रिएक्शन के लिए H की कॉन्सेंट्रेशन होगी C, ऐसा नहीं होगा। पहली रिएक्शन से C मोलर प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी रिएक्शन से Y मोलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपका टोटल कॉन्सेंट्रेशन आप लिखोगे C प्लस Y मोलर, क्योंकि एक बर्तन में एक पर्टिकुलर आयन की एक ही कॉन्सेंट्रेशन होगी। ऐसे ही C माइनस वाई यहाँ कंज्यूम हुआ था, तो आप यहाँ भी उसका साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्ट करके नेट कॉन्सेंट्रेशन ही उसको लिखोगे, ठीक है। अब अपने को कंसंट्रेशन दी हुई है उसने कि C 0.2 मोलर है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि K2 है, वो भी उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, K2 हम पहले हमें अल्फ़ा चेक करना पड़ेगा कि अल्फ़ा आपका 0.05 से छोटा है कि नहीं है, ठीक। तो अल्फ़ा आपका √K2/C, सेकेंड रिएक्शन के लिए आप अल्फ़ा देखोगे, पहली तो रिवर्सिबल बोली हुई है, तो √K2/C, K2 की वैल्यू 10⁻2 अपॉन C दिया हुआ है 0.2, जब सॉल्व करोगे तो कितना देगा, 5 × 10⁻2, 10⁻2 का स्क्वायर रूट 10⁻1 और √5 होता है 2.24। आपको याद है, अच्छी बात है, नहीं तो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बता रखी है, आप उससे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये कितना है, 0.224 है, यानी कि ऑब्वियसली 0.05 से बड़ा है। 0.05 से बड़ा है मतलब अल्फ़ा नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब y आपका C से बहुत छोटा नहीं है, और y अगर C से बहुत छोटा नहीं है मतलब C माइनस वाई को आप अप्रॉक्सीमेटली C नहीं लिख सकते, या C प्लस वाई को भी आप अप्रॉक्सीमेटली C नहीं लिख सकते, क्योंकि y इज़ नॉट वेरी लेस देन C। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा आपका बहुत छोटा नहीं है, 0.05 से छोटा नहीं है, अल्फ़ा आपका सफिशिएंट है, अल्फ़ा आपका कंसिडरेबल है, यानी कि 0.05 से बड़ा है, ठीक बात। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई, तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। K2 कितना है, 10⁻2 है, और ये क्या होगा, सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो कि Y है, ठीक है, Y है, मल्टीप्लाई बाय H आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो कि C प्लस वाई है, C की वैल्यू डाल दोगे 0.2, अपॉन में क्या होगा, HSO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो कि C माइनस वाई है, C अगेन 0.2 डाल दोगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करोगे, ठीक, थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन होगी, लेकिन आपको उसे करना पड़ेगा, कोई नहीं। तो क्वाड्रेटिक बनेगी, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, प्लस माइनस में आप खाली पॉजिटिव वाला ही रूट कंसिडर करोगे, क्योंकि नेगेटिव वाला इसलिए नहीं करोगे क्योंकि y बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 0.21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 521 इंटू 10⁻⁴/2, ठीक है। तो अब आपको 521 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो अगेन आप ट्रिक से करोगे कि स्क्वायर रूट निकालना है 521 का, तो इसके पास का स्क्वायर रूट जो आपको पता है वो है 529, इसका स्क्वायर रूट होता है 24,
3। ठीक है, थोड़े बहुत 30 तक स्क्वायर्स आपको ध्यान होने चाहिए, तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। ठीक, तो 521 माइनस 529 अपॉन में 2 रूट ऑफ क्यू। ठीक है, तो 529 का स्क्वायर रूट हो गया 23, 521 माइनस 529 माइनस 8 अपॉन में 2 और 529 का स्क्वायर रूट 23 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 520 बाई 23। फर्दर सॉल्व करके आ जाएगा 22.82। अगर आप 521 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट भी निकालते तो भी 22.82 ही आता, मतलब जो हमने निकाला वो एकदम सही है। ठीक, तो 521 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, और 10 के पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट 10 के पावर माइनस 2 हो ही जाएगा। 0.21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 10 के पावर माइनस 2 लिख लेते हैं, तो 21 इंटू 10 के पावर माइनस 2 लिख दिया, प्लस 22.82 इंटू 10 के पावर माइनस 2 अपॉन में 2। यहाँ से हमने y निकाल लिया, कितना आ गया 0.91 इंटू 10 के पावर माइनस 2। और कॉन्सेंट्रेशन जो कि C थी 0.2 हमारी थी, तो HIN की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, HIN की कॉन्सेंट्रेशन हमारी कितनी थी बताओ, C प्लस वाई थी। ठीक, C प्लस वाई थी, तो HIN की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, C प्लस वाई। C भी पता है, Y भी पता है, आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आपका आंसर आ जाएगा HIN की कॉन्सेंट्रेशन 0.2091 मोलर। HSO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो C माइनस वाई होगी। ठीक, C भी पता है, Y भी पता है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें आंसर आ जाएगा 0.1909 मोलर। सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन Y होगी एग्जैक्ट, तो Y की वैल्यू जो है आपकी वो आ जाएगी, यानी कि 0.091 मोलर 0.0091 मोलर सॉरी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी सल्फेट आयन की। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तीनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। एक और की हमारे से कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, जो कि है H2SO4 की। तो H2SO4 तो क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0 मोलर हो जाएगी। चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो कि सिंस H2SO4 इज completely consumed, therefore H2SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आपकी 0 मोलर होगी। पूरा का पूरा खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सभी आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली। अगेन पॉलीप्रोटिक एसिड्स और बेसिस के क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना है कि आपका सेम आयन की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग रिएक्शंस में सेम ही लोगे एट इक्विलिब्रियम टाइम, और मल्टीपल रिएक्शन जो होंगी वो इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली अचीव करेंगी। K1 K2 K3 में सबसे बड़ा K1 होगा, देन K2 होगा, देन K3, फर्दर आपका इसी तरीके से चलता रहेगा। मतलब सक्सेसिव आपका जो भी आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स आएंगे वो आपके छोटे होते जाएंगे, और इसके बेसिस पे आपको अप्रॉक्सीमेशन कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये आना चाहिए। साथ ही साथ आपको अल्फा वाला भी बात पता होनी चाहिए कि अल्फा वाला अप्रॉक्सीमेशन जो हम पहले से ही लगाते आए हैं, वीक एसिड वीक बेस सबके केसेस में हमने ये हाइड्रोलिसिस के केस में भी लगाते हैं, सभी केसेस में हम अल्फा वाला जो अप्रॉक्सीमेशन है 0.05 से छोटा और बड़ा वाला जो हमारा बेसिक अपना चलता है उसी चीज़ को हम यहाँ भी करेंगे। और अगर हम ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक, तो पॉलीप्रोटिक एसिड और बेसिस के ऊपर इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करे जा सकते हैं। थोड़ा सा नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक रेयर क्वेश्चन हो सकता है। खास तौर पे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि नीट के पर्सपेक्टिव से कि K1 K2 वाला कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, आपका हो सकता है कि मैनिपुलेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के टर्म्स में ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ ले, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ नहीं हो जाएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इंडिविजुअल डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स का। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अगर सपोज K1 है और K2 है तो इसका H2SO4 का ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना हो जाएगा, K1 इंटू K2। उसकी वैल्यू अगर आपको दी होती तो आप ये निकाल लेते ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो नीट के पर्सपेक्टिव से तो इतनी बात ज़रूरी है। मेंस में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का ही एक सब टॉपिक का एक क्वेश्चन है, और एडवांस में तो क्वेश्चन बन ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना करना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। आने वाले टाइम में और भी क्वेश्चंस को इसी तरीके से हम लोग डिस्कस करते रहेंगे।